तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर लगी थी कि क्या भारत को आखिरकार यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर मिलेगी या नहीं, तभी पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आरआईसी यानी भारत, रूस और चीन, इन तीन देशों ने मिलकर एक ऐसी चाल चली कि दुनिया भर की बड़ी ताकतें सदके में आ गई है। अब जरा सोचिए, भारत को वीटो पावर देने की बात होते ही कैसे कुछ देशों के चेहरे उतर जाते हैं। इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश तो खुलकर सामने आ गए और साफ तौर पर कह दिया कि वे भारत को वीटो पावर नहीं देना चाहते। और वजह, अगर भारत को ये पावर मिल गई तो उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। तो आखिरकार आरआईसी क्या है और वीटो को लेकर रिसेंटली कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिससे आरआईसी को एक्टिव करना पड़ गया है। इस वीडियो में ये सारी जानकारी समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। असल में देखा जाए तो ये देश वही 5 देश है जो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन भारत को उस लेवल तक पहुंचते देखना इन्हें बर्दाश्त नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि भारत को रोकना अब आसान नहीं है। यही कारण है कि अब अमेरिका जैसी महाशक्ति जो पहले भारत को वीटो पावर से दूर रखना चाहती थी, उसने भी अपनी पोजीशन बदलनी शुरू कर दी है। शुरुआत में अमेरिका भी उन्हीं देशों के साथ खड़ा था जो चाहते थे कि भारत को वीटो ना मिले, लेकिन जैसे जैसे भारत की ताकत, उसकी रणनीति और उसकी कूटनीति सामने आई, वैसे वैसे अमेरिका को भी समझ में आ गया कि भारत को अब नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। और अब तो अमेरिका भी वीटो पावर के मामले में भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है। मगर मजेदार बात तो ये है कि अमेरिका के सपोर्ट से पहले ही एक बड़ा दांव खेला जा चुका था। भारत, रूस और चीन, इन तीनों ने मिलकर एक चुपचाप लेकिन बहुत बेहद पावरफुल चाल चली है और आरआईसी यानी रसिया, इंडिया, चाइना को दोबारा एक्टिव किया गया है। ये वही आरआईसी है जो कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बेहद असरदार था, लेकिन समय के साथ साथ ये निष्क्रिय हो गया था। अब इसे दोबारा एक्टिव करके भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की दिशा बदल सकती है। अब देखिए, जितने देश पहले यूनाइटेड नेशंस के बहाने भारत को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वही देश आरआईसी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा है कि अगर ये ट्रायो फिर से एक्टिव हो गया तो यूएन जैसी संस्थाएं बैकफुट पर चली जाएगी। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई, बिजनेस टुडे की रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने रूस और चीन के साथ ट्राइलेटरल बातचीत फिर से शुरू कर दी है। यानी आरआईसी अब एक बार फिर से टेबल पर वापस आ चुका है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। आप सोचिए कि अगर भारत, रूस और चीन जैसे 3 बड़े देश एक साथ खड़े हो जाए तो क्या यूएन जैसी संस्था पहले जैसी रह पाएगी? क्या अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी ताकतें अब भी अकेले फैसले ले पाएगी? और यही बात इन 3 देशों को चुभ रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और इनकी मोनोपोली टूटने का डर अब उन्हें सताने लगा है। भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का सपना कोई नया नहीं है। ये कोशिश कई सालों से चल रही है, लेकिन अभी तक हर बार किसी न किसी वजह से भारत को पीछे धकेल दिया जाता था। खासकर यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, इटली और जापान, जो खुद भी सिक्योरिटी काउंसिल में घुसना चाहते हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को ये पोजीशन पहले मिले। जर्मनी और जापान, जो दुनिया की तीसरी और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें ये हजम नहीं हो पा रहा कि भारत, जो अब चौथे नंबर पर है, वह उनसे पहले यूएन में परमानेंट सीट पा जाए। यही वजह है कि ये देश खुलकर भारत की राह में रोड़ा अटकाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब भारत सिर्फ यूएन में वीटो पावर पाने के लिए नहीं, बल्कि वीटो सिस्टम को ही चैलेंज करने के लिए तैयार है। आरआईसी की दोबारा सक्रियता इसका साफ संकेत है। अब भारत अपनी शर्तों पर खेलना शुरू कर चुका है। ना कोई झुकाव और ना ही कोई इंतजार। जो देश अब तक भारत को रोकते आ रहे थे, अब उन्हें खुद अपने स्टैंड पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत को वीटो पावर मिलेगी या नहीं। अब असली सवाल ये है कि भारत, रूस और चीन ने मिलकर आरआईसी को दोबारा एक्टिव क्यों किया? इतनी बड़ी चाल चलने के पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है? तो दोस्तों, असल खेल शुरू होता है एससीओ समिट के बाद, जहां एकदम से चर्चा तेज हो गई कि शायद आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चीन का पुराना ट्रायो फिर से मैदान में उतरने वाला है। और यह केवल अटकलें नहीं थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोस ने खुद प्रेस के सामने आकर कहा कि अब आरआईसी को रिवाइज किया जाना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ बात ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल रोड मैप भी पेश कर दिया। उनका कहना था कि भारत, रूस और चीन जैसे देश अगर एक साथ आ जाए तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की जो दशकों पुरानी दबंगई है, उसे खुली चुनौती दी जा सकती है। लावरोस ने यहाँ तक कह दिया कि भारत, चीन के बीच जो सीमा तनाव था, वो अब काफी हद तक काबू में आ चुका है।
और इसी वजह से ये परफेक्ट टाइम है कि तीनों देश मिलकर इस मंच को फिर से सक्रिय करें। अब देखिए, रूस ने तो आगे बढ़कर ये पहल कर दी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि भारत ने भी पॉजिटिव सिग्नल दिया है। भारत ने साफ कहा है कि अगर इस फॉर्मेट को म्यूचुअली कन्वीनियंट मैनर में आगे ले जाया जाए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अब ये मत समझिए कि ये बस एक डिप्लोमेटिक फोटो ऑप है या 3 नेता खड़े होंगे और हंसते हुए तस्वीर क्लिक करेंगे। नहीं दोस्तों, आरआई की वापसी एक बहुत बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बाकी पश्चिमी ताकत को टक्कर देने के लिए एशिया में एक नई फ्रंट लाइन बन रही है। और भारत, जो पिछले कई दशकों से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, अब धीरे धीरे गेम का फॉर्मेट बदलने में जुड़ चुका है। भारत को अच्छे से पता है कि अमेरिका और उसके करीबी कभी नहीं चाहेंगे कि उसे वीटो पावर मिले, और इसी वजह से आरआईसी भारत के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक बन सकता है जो सीधे इन पश्चिमी ताकतों की नींद उड़ा देगा। अब यहाँ एक और बड़ी चुनौती है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसने दोनों देशों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी है। ऐसे में आरआईसी को आगे बढ़ाना और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना भारत के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। भारत बहुत सावधानी से यह चाहेगा कि आरआईसी का इस्तेमाल केवल कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के लिए हो और सीमा विवाद जैसी संवेदनशील चीजें इस मंच से दूर रहे। लेकिन अगर तीनों देश वास्तव में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं तो इसका असर केवल यूनाइटेड नेशंस या यूएनएससी तक सीमित नहीं रहेगा। ये असर फैलेगा ग्लोबल इकोनॉमी में, एनर्जी सप्लाई चेन में, डिफेंस कोऑपरेशन में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक। और सबसे मजेदार बात यह है कि आरआईसी को जो कोर स्ट्रेंथ है वो वाकई में दुनिया की सबसे ताकतवर तिकड़ी बना सकती है। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत और चीन के पास है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन रूस के पास है, और भारत आज की तारीख में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। यानी एक तरफ जनसंख्या, दूसरी तरफ संसाधन और तीसरी तरफ तेज विकास, तीनों का कॉम्बिनेशन अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो वाकई में दुनिया की सत्ता संचालन हिल सकती है। अब भारत ने जो रणनीति अपनाई है वो सीधा लड़ाई नहीं है। भारत ने ये नहीं कहा कि हमें वीटो दो, बल्कि उसने ऐसा दबाव बनाने वाला रास्ता चुना है जहां वेस्टर्न कंट्रीज को खुद रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या उसे भारत को रोकना चाहिए या साथ लाना चाहिए। और यही असली डिप्लोमेसी है। अब बात आती है पावर सेंटर की। एक जमाना था जब कहा जाता था कि अमेरिका यूनाइटेड नेशन चलाता है, वर्ल्ड बैंक उसकी जेब में है और आईएमएफ पर उसका सीधा कंट्रोल है। वो तय करता है कि कौन सा देश आगे बढ़ेगा और कौन सा देश पीछे रहेगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये सारी चीजें तेजी से बदलने लगी है। अब कंट्रोल धीरे धीरे वेस्ट से हटकर एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसमें सबसे आगे भारत है। आप अगर नवंबर 2021 की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें साफ दिखाई देगा कि रूस, भारत और चीन के फॉरेन मिनिस्टर एक टेबल पर बैठे थे। उस वक्त भले ये एक सिंपल मीटिंग लगी हो, लेकिन असल में वो आरआईसी की नई पारी की नींव थी। ये तीनों देश चाहे कितने भी अलग थलग सोच ले, लेकिन जब साथ आते हैं तो वो एक ट्राइलेटरल फॉर्मेशन बनाते हैं जिसे हल्के में लेना अब नामुमकिन है। और अब जब आप इस पूरी तस्वीर को देख चुके हो तो एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के पावर बैलेंस का रीसेट है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप आरआईसी को लेकर क्या सोचते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही डीप और दमदार इनसाइट पहली बार में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।